हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हो और अनंत तक चल रही हो। ठीक है, डैश डैश का मतलब क्या है, आपका अनंत तक जा रही है, लेकिन आपको याद कर रखना है कि एक से स्टार्ट होने वाली संख्या है। ठीक है, वो आपकी क्या होंगी, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट आपका आता है पूर्ण संख्या है, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर्स और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। तो ऐसी संख्याएं जो ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, तो ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी, और ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, 0 1 2 3, तो ये नंबर्स आपके क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट आपका आता है पूर्णांक। पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड या आई से, आई फॉर इंटीजर। तो पूर्णांक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड और आई से। और इसमें कैसी संख्याएं आती है, सारे नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपके प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, तो ये देखिए आप, जैसे हम जो आपके नंबर स्केल होता है, संख्या रेखा पे हम जैसे निरूपित करते हैं, तो क्या करते हैं, 0 के बाईं ओर आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं और 0 के दाईं ओर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके सारे नेगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो जो नेगेटिव नंबर्स है इसको हम क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर। तो नेगेटिव इंटीजर्स और इसको रिप्रेजेंट करेंगे z माइनस से। पूर्णांक इंटीजर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, z से, सिंपली z से, जिसके अंदर आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ गए और 0 और पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए। लेकिन z माइनस का मतलब क्या है, ऋण पूर्णांक, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स है। ऐसे ही धन पूर्णांक किसे बोलेंगे, जिसमें सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे z प्लस से। नेक्स्ट आपका आता है अशून्य पूर्णांक। अशून्य पूर्णांक नाम से क्लियर है, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम z नॉट से। इसमें सिर्फ ज़ीरो नहीं होगा, बाकी सारे इंटीजर्स होंगे, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स भी और नेगेटिव इंटीजर्स भी, सिर्फ ज़ीरो नहीं होगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अशून्य पूर्णांक। ठीक है, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स। नेक्स्ट आपका आता है प्राइम नंबर्स, जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या में ऐसी संख्याएं आती हैं जिसका जो सिर्फ अपनी टेबल में आती हो, ऐसी संख्या जो सिर्फ अपनी टेबल में पाई जाती हैं, जैसे 2 आपके सिर्फ 2 की टेबल में ही होगा या फिर 1 की टेबल में होगा। 3 या 4 5 6 इनकी टेबल्स में आप 2 नहीं देख सकते। ठीक है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। नेक्स्ट आपका कौन सा नंबर होगा, 11 है, 13 है। तो ये सारे नंबर्स आपके क्या होंगे, अभाज्य संख्या है। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है परिमेय संख्या है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से, रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q की फॉर्म में के रूप में व्यक्त कर सके। और P और Q आपके क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। आई से हमने इंटीजर्स पढ़े थे, तो P और Q आपके कैसे नंबर होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और Q का मान मतलब डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, आपका हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 1/2, -4/5, 8, ऐसे आप और भी नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, ये सब आपकी संख्या कैसी होंगी, परिमेय संख्या। नेक्स्ट है आपका अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर्स। तो ऐसी संख्या जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। और इसकी एक और डेफिनेशन है कि अशांत अनावर्ती संख्या है, मतलब नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, कंटिन्यू चलती जाएगी। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग अनावर्ती, मतलब हर बार डेसिमल के बाद अलग अलग नंबर्स आएंगे, रिपीट नहीं होंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे √2, √3, 4⁻1/3, √5, पाई, ये सारे आपके इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है आपका वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। तो परिमेय संख्या हमने देख ली, अपरिमेय संख्या हमने देख ली। तो परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्या आपकी क्या कहलाएंगी, इन दोनों संख्याओं को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी आपकी वास्तविक संख्या है। ठीक है, अभी तक हम जितने भी तरह के नंबर्स पढ़ चुके हैं, ये सारे नंबर्स, ऊपर जितने भी नंबर्स हमने देखे हैं, ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका आंसर है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि शून्य को हम कैसे लिख सकते हैं, शून्य 0/1,
तो 0 में अगर किसी भी नंबर का आप डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। लेकिन 0 मैंने आपको बताया कि 2 भी एक क्या आपका परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि अपने आप में वो 1 से डिवाइड है। तो ऐसे ही 0 क्या है आपका, 0 को आप 0.1 लिख सकते हैं। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वहाँ पे आपका q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने 1 लिया है, आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं। 0.2 करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। और वहाँ पे आपका जो हर है वहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसलिए ये क्या होगा आपका शून्य परिमेय संख्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो आप देखिए कैसे करेंगे। आपको कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या। तो एक तरीका तो ये है कि अगर हम इसको r मान लें और इसको s मान लें, तो फॉर्मूला होता है आपका r प्लस s अपॉन 2। मतलब इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे तो आपके पास एक अपरिमेय संख्या आ जाएगी, एक परिमेय संख्या आ जाएगी। फिर उसके बाद जो नंबर आपके पास आया वहाँ से लेकर आपका r और जो नया नंबर आया उसको प्लस करके अपॉन 2 करेंगे तो उससे आपके पास एक और आपके पास परिमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा मेथड भी है, लेकिन ये वाला जो मेथड मैं बता रही हूँ ये और भी सिंपल है। आपको कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6। तो n की वैल्यू क्या होगी आपके पास, स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, 6, क्लियर। तो आपको क्या करना है, n+1 करना है। n+1 मतलब जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें +1 करना है, तो वो कितना हो गया आपके पास 7। अब फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये फॉर्मूला है आपका, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये दोनों सेम है। मैंने यहाँ पे कैपिटल N का मतलब है यहाँ पे न्यूमरेटर और D का मतलब है आपका डिनोमिनेटर। तो उसका हिंदी मीनिंग यही है कि कैपिटल N मतलब अंश और D मतलब डिनोमिनेटर मतलब हर, ठीक है। तो आपको अंश जैसे ये 3 है तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं, एक तरह से 3/1 है। ऐसे ही 4 भी क्या आपका 4/1 है। 1 आपका दिखता नहीं, लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि 3/1 है, ठीक है। तो आपको अंश को किससे मल्टीप्लाई करना है, n+1। n+1 हमने देखा था क्या था, 7। तो 3 × 7 और 1 × 7, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 3 को हमने कैसे लिखा, पहले तो 3/1, ठीक है। उसके बाद हमने 7 × 7, 7/7, मतलब n+1 जो आपने निकाला है उससे आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ये तो हमने सिर्फ 3 को किया है, तो इससे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 21/7, क्लियर। नेक्स्ट अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा है। देखो 4 को हमने कैसे लिखा है, 4/1, और आपको n+1 से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है अंश में, और n+1 से ही आपको हर में मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या है आपके पास 28/7, ठीक है। अब देखो आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ गई, 21/7 और एक 28/7। तो इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, देखो 21/7 और ये है आपका 28/7। इसके बीच में देखो आप नीचे आपका इन दोनों में हर सेम है, 7 ही है ना हर, लेकिन अंश में देखो आप 21 से लेकर 28 तक, इसके बीच में कितने नंबर्स हैं। आपको कितने नंबर्स चाहिए, 6 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो देखो पहले लिखेंगे आप 21/7, उसके बाद देखो 22/7, फिर 23/7, देन 24/7, देन 25/7, फिर 26/7 एंड 27/7 और लास्ट में है 28/7, ठीक है। तो ये जो 21/7 है ये एक तरह से क्या है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या है 3 है। ऐसे ही 28/7 करते हैं तो ये क्या है, एक तरह से आपके पास 4 है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली हो गया आपके पास 3 और 4 के बीच में ये जो आपके पास नंबर्स है यही आपका आंसर है। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कौन सी होंगी, ये आप बीच के जो नंबर्स हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये 6 परिमेय संख्या होंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो आपका हर है इसको सेम बनाना है, और जितने नंबर्स आपको फाइंड करना है उसका +1 करके आपको अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास इस तरह से दो नंबर आएंगे, 21/7, 28/7, इस तरह से जो 2 डिजिट आई तो आपका हर यहाँ पे सेम हो गया। अंश की वैल्यूज़ में आप +1 मतलब आप आगे के नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, तो आपको बीच में परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको भी हम सेम वैसे ही मेथड से करेंगे।
आपको 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी, 5 करनी है, तो n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 5। अब हमने क्या कहा था कि जितनी आपको फाइंड करनी है उसमें +1 करना है, मतलब n+1 निकालना है, मतलब तो ये कितना हो गया आपका 5 + 1 6 हो गया। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, n+1 इंटू अंश अपॉन n+1 इंटू हर। तो n+1 क्या है आपका, ये 6, ये भी आपका 6 हो गया, और 3 क्या है आपका अंश, और 5 क्या है आपका हर। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये कितना आया, ये कितना है आपके पास 18/30। क्लियर। ऐसे ही आप दूसरा नंबर देखिए, ये आपने पहले 3/5 के साथ किया, अब वही फॉर्मूला आप 4/5 के साथ अप्लाई करेंगे। तो 4 में 4 क्या आपका अंश है और 5 क्या है आपका हर, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, n+1 से और n+1 से। ठीक है, तो ये कितना है आपके पास 24/30। अब आप देखिए इसका हर और इसका हर, ठीक है, दोनों सेम है, 30 है, तो आप पहले 18/30 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप डिजिट बढ़ाते जाइए, 18 के बाद क्या आता है 19, तो 19/30, देन 20/30, देन 21/30, देन 22/30, फिर 23/30, और लास्ट में आपके पास जो आपका एंडिंग पॉइंट है क्या 24/30। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास क्या आएगा 3/5। ठीक है, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, एक तरह से कैंसिल होके 4/5। ठीक है, हमें 3/5 और 4/5 के बीच में ही 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो वो 5 परिमेय संख्या कौन सी है, ये वाली बीच में। ठीक है, तो आप ये लास्ट में लिख देंगे 19 हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो बीच वाली वैल्यूज़ रखनी है, क्योंकि फर्स्ट और जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है वो तो वही संख्याएं हैं जिनके बीच में हमें निकालनी है। ठीक है, तो बीच में कौन कौन सी संख्याएं आपके पास आई, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स टाइप से है कि सत्य है या असत्य है। तो उसमें फर्स्ट आपका आता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब नंबर सिस्टम समझा रही थी उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो पूर्ण संख्या की आपकी पूर्ण संख्या का समुच्चय क्या होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या आपकी क्या होती है, पूर्ण संख्या है। जबकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी 1 से स्टार्ट होती है। तो आप देखिए पूर्ण संख्या के अंदर ही तो 1 आ रहा है, पूर्ण संख्या के अंदर 1 भी तो आ रहा है। पूर्ण संख्या बड़ी हुई ना प्राकृत संख्या से, क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 एक्स्ट्रा है। ठीक है, जबकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। तो एक तरह से पूर्ण संख्या के अंदर आपके पूरे प्राकृत संख्या आ रही है, तो इसका मतलब आप कोई भी प्राकृत संख्या ले लो तो वो पूर्ण संख्या में बिल्कुल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा इसका कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। ये मैंने आपको इससे भी बता दिया है दोनों को लिखकर। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर 2 की हम बात करें, 2 क्या है, प्राकृत संख्या है, लेकिन 2 देखो पूर्ण संख्या में भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये प्राकृत संख्या आपकी पूर्ण संख्या भी हुई। ठीक है, लेकिन जो इसका रिवर्स होगा वो रिवर्स आपका सही नहीं होगा। रिवर्स में क्या होगा, अगर मान लो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी, तो आप आंसर में बोलेंगे नहीं। रीज़न क्या होगा, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो इसका आंसर है हाँ। ठीक है, रीज़न क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ का सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक हम जानते हैं आपके सारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों? रीज़न देखिए, रीज़न है कि ऋण पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं आता है। आपको पता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना। पूर्ण संख्या में देखिए आप सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन इंटीजर्स में क्या होते हैं आपके पास, इंटीजर्स में देखिए आप ये सारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक में नेगेटिव नंबर्स भी तो आते हैं जो कि पूर्ण संख्या में नहीं होते हैं, इसलिए ये गलत होगा, है ना, ये असत्य होगा। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये गलत है। रीज़न आपको बता दिया कि नेगेटिव पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं आता है। ठीक है, आप पूर्णांक को भी लिख सकते हैं और पूर्ण को भी लिख सकते हैं, और ये आपको ये लाइन लिखनी होगी, तब आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। क्लियर। थर्ड हम देखते हैं
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, रीज़न क्या है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। रीज़न है आपका कि देखो आपकी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होने वाली जो संख्या होती है सारे आपके पास पूर्ण संख्या होती है। तो आप होल नंबर्स आपकी परिमेय संख्या तो हो सकती है, लेकिन आपकी जो रैशनल नंबर्स है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया 2/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में आपके पास देखो P/Q वाली जो फॉर्म जो नंबर्स होते हैं वो पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता है। ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या में सिर्फ आपके पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे, उसमें अपॉन वाली संख्याएं नहीं होंगी। तो जैसे यहाँ पे मैंने 2/3 का एग्जांपल दिया, तो 2/3 क्या आपका एक परिमेय संख्या है, लेकिन उसको हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 होता तो वो परिमेय संख्या के अंदर भी आता और पूर्ण संख्या के अंदर भी आता, लेकिन यहाँ पे बात हुई है प्रत्येक परिमेय संख्या की। तो प्रत्येक परिमेय संख्या के लिए पूर्ण संख्या कहना गलत होगा, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। एग्जाम्पल से हमने समझ लिया इसको, तो इसका आंसर है नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर? तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जल्दी ही करेंगे। ओके।